शुरू करते हैं। एक बात मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा। आजकल कुछ स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज होते हैं, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है, उनके हाथ में नहीं है, तो उनको पता नहीं है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। ऑफ कोर्स उनको ये इजाजत है कि अगर उनको नहीं चाहिए। अच्छे लगते हैं। हाँ, मगर मैं नहीं पूछूंगा कि काट के या चूस के। ओके। तो ओके। तो मुझे ये लगा कि मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा और मेरे मन में जो सवाल आते हैं आपके बारे में वो पूछता जाऊंगा। आपको जो भी उत्तर देना है या समझो नहीं देना है तो यू कैन जस्ट से कि नहीं देना है। मुझे नहीं आता होगा उसका उत्तर तो मैं कह दूंगी कि मुझे नहीं आता, बाकी की कोशिश करूंगी। श्योर। तो सबसे पहले आपका सारा एक्टिंग करियर देखने के बाद और कभी कभी छोटी छोटी मुलाकातें हम दोनों की हुई, तब भी ये बातचीत कभी नहीं हुई कि बेसिकली आप एक्ट्रेस कैसे नहीं बल्कि क्यों बनी। एक मेरे मन में सवाल आता था कि आपको पहले से बनना था, ये पहले से कुछ मन में एक ऐसे एम्बिशन थी या कुछ प्लान था, या एक्सीडेंटली हुआ, कैसे हुआ? बिल्कुल ही एक्सीडेंटली हुआ। मैंने अपना बीए ज्योग्राफी में किया, इसलिए कि स्कूल में बहुत अच्छी टीचर थी, उसके अलावा कोई और कारण नहीं था। 3 साल करने के बाद फिर उतना अच्छा नहीं लगा, तो मेरी माँ, क्योंकि उन्होंने पीएचडी पढ़ी है और काफ़ी मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट में काम करती थी, तो उन्होंने कहा कम से कम एमए तो करना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं किस चीज़ में करूं, मुझे पता ही नहीं। तो मैंने 1 साल का गैप लिया। तब ऋषि वैली एक स्कूल है जो जे कृष्णमूर्ति ने शुरू की थी, वहाँ जाके 4 महीने पढ़ाया, कुछ देश में इधर उधर गई, बच्चों के साथ कुछ वर्कशॉप्स की, और मुझे लगा कि मुझे ऐसा कुछ पढ़ना है, अगर पढ़ना ही है तो कुछ ऐसा पढ़ना है जिसमें लोगों से एक संपर्क रहे। तो इसीलिए मैंने फिर मास्टर्स इन सोशल वर्क किया, और कुछ दिल्ली में कुछ संस्थाएं थी जो लड़कियों के साथ काम करती थी, बच्चों के साथ काम करती थी। वो करने के बाद बहुत ही इत्तेफाक की बात थी कि किसी ने मुझे दीपा मेहता से मिलवाया। मैं नुक्कड़ नाटक करती थी स्कूल में, बल्कि ये जो आज गाना जो हिंदी में गाया कि गिरजाघर को बांट लिया है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर को बांट लिया है, इंसान ने धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो भगवान को। तो ये इस तरह के जो गाने थे हम लोग अपने उन दिनों में गाया करते थे, स्ट्रीट थिएटर करते थे, लगता था कि हम दुनिया बदल रहे हैं, एक नाटक से सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। उस तरह का एक पागलपन, एक आइडियलिज्म था। अब शायद अभी भी आइडियलिज्म है, पर थोड़े और रियलिस्टिक हो गए। तो उस वक्त फिर फायर बिल्कुल इत्तेफाक से हुआ, मैं मिली, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और अभी जैसे सोनाली जी ने बताया भी कि क्या हालत है, अभी 377 थैंकफुली फाइनली रिपील कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी मानसिकता चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो फायर, जबकि उसके बाद इतनी चर्चाएं हुई, अच्छी बुरी हर तरह की, उससे फायर मेरे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उससे मेरी भी एक पर्सनल ग्रोथ हुई। मैं काफ़ी लिबरल फैमिली में पली बड़ी हूँ, वैसे पिताजी पेंटर हैं, माँ राइटर हैं, तो उस तरह की सोचने की, सवाल करने की छूट हमेशा से थी। लेकिन फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स थे जो हम जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे, और ये मैं 23 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब हमारे पास ना वो वोकेबुलरी थी, ना उस तरह की बात पब्लिक डोमेन में होती थी। तो फायर उस तरह से मेरे लिए एक बहुत अहम फिल्म रही। उसके बाद धीरे धीरे कुछ और प्रोजेक्ट्स आते गए, ज़्यादातर कमर्शियल, सिर्फ बॉलीवुड जिसको कहते हैं उस तरह की फिल्में आती गई। पर क्योंकि वो कभी भी मेरा ना मकसद था ना मुझे उसमें जाना था, तो मैं बॉम्बे भी नहीं शिफ्ट हुई, उस तरह की फिल्में भी नहीं की। फिर मैंने देखा कि रीजनल फिल्में, जो एक नाम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वो उतनी ही इंडियन फिल्में हैं, लेकिन रीजनल फिल्मों में जो स्टोरीज आ रही थी, उसमें मुझे लगा ज़्यादा कन्विक्शन, ज़्यादा ऑनेस्टी है। शायद इसलिए भी कि देव मतलब उनको हमेशा एक कंपटीशन नहीं करना पड़ता था बड़ी बड़ी फिल्मों की, वो अपनी उनकी एक जगह बनती थी। और ज़्यादा एक जिस तरह से काम होता था, सिर्फ फिल्में नहीं, पर फिल्म करने के तरीके जो थे वो भी ज़्यादा इक्वल थे। जबकि जो मेन स्ट्रीम फिल्में थी, जो थोड़ा बहुत मैंने जैसे अक्स है, या उस तरह की पिता एक फिल्म थी संजय दत्त के साथ, वो फिल्में उन डायरेक्टर्स के लिए हटके थी, पर मेरे लिए दे वर द मोस्ट मेन स्ट्रीम। तो उसमें बहुत मैंने हायरार्की देखी। इस वजह से मैंने 10 भाषाओं में काफ़ी फिल्में की, रीजनल्स। पर कोई ऐसा प्लान अभी तक, मेरे लिए फिल्में एक जरिया है, एक जरिया है अपनी बात कहने का। अभी भी मैं उसे करियर या प्रोफेशन
या गोल के हिसाब से बिल्कुल नहीं देखती हूँ। अभी भी एक इंटरेस्ट, कभी कभी जब बहुत तकलीफ होती है तो लगता है कि हाँ, जैसे फिराक, उसी तरह से उसकी पैदाइश भी कोई ऐसा डायरेक्टर अब मुझे बनना है ऐसा कुछ नहीं था। ये कहानियां अंदर थी और बाहर आने के लिए तड़प रही थी, और उसी तरह से मंटो की भी जर्नी कुछ उस तरह की ही थी। ये सारे रोल्स अभी आप बता रही थी तो मुझे वही लगा कि एक पूरा आपका दो आपने ऐसा करियर जैसा प्लान नहीं किया, लेकिन ये सारी अगर हम कैरेक्टर्स देखें तो एक अलग स्त्रीवाद का स्वरूप उसमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो फायर से शुरू हुई, फिर अर्थ, या फिर इवन मुझे याद है ये कन्नगिल मुथुमित्तल, ये करेक्ट है प्रोनाउंसिएशन, ये एक तमिल फिल्म थी मणिरत्नम जी की, तो उसमें यू हैव प्लेड श्रीलंकन कोट एंड कोट टेररिस्ट। तो फ्रीडम फाइटर वो लोग कहेंगे। तो भवंडर है, या बाद में ये चित्रा पालेकर जी की माटी माय है, तो सब में एक अतुल गोपालकृष्णन की एक 4 women थी। ऐसे ज्यादातर जो Correct. जैसे आप मातीमाएं जानते हैं, जब केरला जाती हूँ तो वो Correct, correct, मलयालम yeah. फिल्म जानते हैं जी। तो ये जो रोल्स थे, तो एक तरह से ऐसा लगता है कि एक किस्म के रोल्स आपके तरफ आते गए या आप चुनती गई, सो व्हाट वाज दैट? क्योंकि कोई प्लान नहीं था, कोई डिजाइन नहीं था इसमें, जो रोल्स आते थे उसमें से जो कहानी मुझे लगता था कि मेरे खुद के मतलब रेजोनेट करती थी, या जैसे मेरी जो खुद की डिलेमाज हैं या खुद का जो इंटरेस्ट है उसके साथ जो जो कनेक्ट होती गई, उस तरह की फिल्में मैंने की। तो उसमें ऐसा कुछ प्लान नहीं किया मतलब। और मुझे लगता है कि हम, मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, सोशल वर्क के भी जो एक्सपीरियंसेस थे, औरतों के साथ काम करने के जो एक्सपीरियंस, स्ट्रीट थिएटर, हमारे सारे एक्सपीरियंसेस हमारे डिसीजंस को तो इम्पैक्ट करते ही हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जो जो चीज़ें शायद जिनको हमने उस वक्त बहुत अहमियत नहीं भी दी हो, कोई छोटी सी भी चीज़ हो जाती है, पर वो भी कहीं ना कहीं हमें हमारे डिसीजंस को बहुत सबकॉन्शियसली इम्पैक्ट करती है। तो मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, पर उस तरह के प्रोजेक्ट्स की तरफ मैं खिंचती गई। और कभी कभी मेरे जो शुभचिंतक थे वो लोग मुझे कहते थे, अरे तुम वही वाले रोल्स करती हो, रूरल विमेन, एज इफ पूरे इंडिया के रूरल विमेन सब एक है और साउथ बॉम्बे की जो फिल्में होती हैं वो बहुत अलग हैं। तो हम अपना अपना नजरिया होता है। मुझे वही लग रहा था कि ऐसे डर नहीं लगा क्या कि हम यू विल बी एक टाइप ब्रांड जैसा कास्टेड। बन जाएगा, या फिर दूसरा एक ये भी कि हम जैसे एक्टर एक्ट्रेस को ये होता है ना कि मेरी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन मैं जो कैरेक्टर करूंगा उससे कोई आइडियोलॉजी का मतलब नहीं है, मैं ये मेरा व्यवसाय है या मैं ये करता रहूंगा या रहूंगी, तो उसके बारे में क्या लगा था आपको? क्योंकि मैं कभी एक्ट मतलब मैंने 10 फिल्में, 20 फिल्में, 30 फिल्में, 40 फिल्में जब भी की, तब भी मैंने अपने आप को एज एन एक्ट्रेस नहीं सोचा। मुझे हमेशा जब इंट्रोड्यूस करते थे तो एक्टर, अभी मैंने मंटो की, मंटो के बाद भी मुझे इंट्रोड्यूस पहले एज एन एक्टर करते हैं, जबकि मैंने 10-12 साल से कोई फिल्म नहीं की थी। तो आई थिंक वो एक पब्लिक स्पेस में आके हम लोग सब एक दूसरे को एक लेबल लगा देते हैं। लेबल लगाने से थोड़ी शांति हो जाती है, उनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो एक वो अब लेबल लग गया है कि मैं एक एक्टर हूँ, चाहे किसी ने मेरा काम देखा हो ना देखा हो, पर वो हो जाता है। तो आई डोंट थिंक ऐसा लेबलिंग का कोई डर था, क्योंकि उस तरफ जाने, अगर जिंदगी में दोबारा को भी एक्टिंग करने को नहीं भी मिलता तो भी ठीक था, क्योंकि मैं और भी कई चीजें कर रही थी। मैंने हमेशा इवन एज एन एक्टर कहानियों के प्रति मेरा ज्यादा झुकाव रहा है। तो सबसे पहले मैं ये देखती थी कि ये कहानी क्या कहना चाहती है, और फिर जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि ये फाइनली इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, डायरेक्टर कैसे उस कहानी को कहेंगे, और फिर रोल की तरफ आती थी। तो अगर कोई पैटर्न भी है उससे मुझे पर्सनली ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती। पर मैंने, मुझे याद है मैं श्याम बेनेगल जो हैं, श्याम बाबू जैसे उनको सब बुलाते हैं, तो श्याम बाबू ने मुझे एक हरी भरी नाम की एक फिल्म है, शायद ही किसी ने देखी हो, पर उसमें 5 औरतें थी, उसमें भी शबाना आजमी थी, और वो फिर मेरी सिस्टर इन लॉ बनी थी। फ़र्क इतना था कि इसमें मैं उनको काफ़ी बुरी तरह से बात करती थी और उनको नहीं चाहती थी, और वो भी कुछ ऐसा ही बर्ताव करती थी मेरे साथ। तो इस तरह से 5 औरतों की कहानी थी, और उसमें उन्होंने मुझे जो रोल दिया, अफसाना का एक कैरेक्टर था, वो बहुत ही दकियानूसी, बहुत ही रिलीजियस और खड़ूस टाइप थी, हमेशा वो बुराइयां करती रहती थी, थोड़ी सेल्फिश सी थी। तो जब उन्होंने मुझे ये कैरेक्टर बताया तो मेरा पहला रिस्पॉन्स था कि मैं ये क्यों करूँगी, आपने मुझे क्यों इसमें कास्ट किया, आपको क्या लगता है इनमें से कोई चीज़ मेरे में है? मुझे, मैं इतना, जो आपने पूछा कि एक एज एन एक्टर तो आप अलग अलग रोल करना चाहते हैं, पर मेरे में ऐसी कोई एम्बिशन या कोई ऐसा ड्रीम नहीं था, मैं बस अलग अलग कहानियों का हिस्सा बनना चाहती थी।
तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ये एक्टिविज्म अपना छोड़ो, तुम एक एक्टर हो, तुम्हें तो बल्कि ऐसे रोल्स और करने चाहिए जो तुमसे अलग हो। तो मुझे लॉजिकली तो कुछ सही लगा, मैंने कहा हाँ ये बात सही है, आई शुड ट्राई इट। मुझे याद है जब मैं पहली 1998 की बात है, और जब मैं पहले दिन वहां पहुंची और मेरा पहला जो सीन था, मैं कुछ ऐसे ललिता पवार टाइप बन गई, क्योंकि मुझे लगा मुझे बहुत, ये तो बुरी सी है और कैसी हमेशा नाक चढ़ा के बात करती है। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं अगर उसको इतना डिसलाइक करूंगी तो मैं कैसे ऑनेस्टली उस कैरेक्टर को कर पाऊंगी। मुझे तो अपने आप से उस कैरेक्टर को समझना चाहिए, उसकी अपनी लॉजिक है, उसके अपने रीजंस है कि वो ऐसी क्यों है, उससे तो मुझे सहानुभूति करनी चाहिए। हम सारा अपना एक्टिविज्म इतना करते हैं, लेकिन जब सही मायने में बात आती है तो हम भी अपना वो और हम की दूरी बना देते हैं। हमारे में भी कितने हजार तरह के प्रेजुडिसेस हैं, हम भी कहते हैं वो लोग तो वैसे ही होते हैं, तो चाहे वो हम लिबरल का अपना वो पहन ले या जो भी अपने अपने वर्ड्स डाल लें, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि वो चीज़ आजकल मुझे काफ़ी तकलीफ दे रही है। तो तब फिर मैं जब अफसाना को चाहने लगी और मुझे तब ज़्यादा आसानी से होने लगा, और मैं 2 स्क्रीनिंग्स में गई थी और जब भी मैं पर्दे पे आती थी तो लोग हंसने लगते थे। तो मैं सोचती थी इतना, वैसे वो कॉमिक कैरेक्टर है थोड़ा सा, अब आपको कहीं मिले तो आप देखिएगा तो ये वाक्य आपको समझ आएगा मैं क्यों कह रही हूँ। तो मैंने एक फ्रेंड से पूछा कि तुम इसमें हंसने की क्या बात थी, इतना ज्यादा हंस रहे थे? कहते नहीं कि नंदिता दास ऐसी हो सकती है, वो भी सोच सोच के हमको हंसी आती थी। तो आई थिंक थोड़ी मैं टाइपकास्ट हो भी गई थी। अभी भी लोग समझते हैं कि उसको लेंगे तो कुछ सीरियस सा होगा और कुछ ऐसा। कई बार मुझे जो ऑफर्स भी आते हैं कहते हैं ये बहुत सोशली रेलेवेंट है और वो फेमिनिस्ट फिल्म है और लास्ट में वो विलन को मार देती है। तो मैं कहती हूँ अच्छा, तब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है। या कहते हैं इसमें बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है, तो मैंने कहा भाई मुझे किसी को कुछ मैसेज नहीं देना है, आप मुझे कहानी बताइए। तो इस तरह की टाइपकास्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अब उनको मैं डिस्टेंस से देख के हंस सकती हूँ, वो थोड़ा सा फर्क आया है। क्योंकि उसके साथ ये भी एक आता है कि हर एक कैरेक्टर आपको ऐसा ना मिले कि विच इज आइडियोलॉजिकली क्लोजर टू यू, बट स्टोरी फिल्म मस्ट फिल्म कहाँ जो एब्सोल्युटली, कहना चाहती है। बिल्कुल कहानी क्या कहना चाहती है। इसका मतलब नहीं कि आप कभी विलन का रोल नहीं कर सकते या कोई ऑर्डिनरी पर्सन का या जिसमें से एक अलग सहजता है उसका रोल नहीं कर सकते। पर कहानी क्या कहना चाहती है, क्या कहानी जो कहना चाहती है वो मैं जो कहना चाहती हूँ अगर उससे अलाइंड है तो मैं शायद कोई भी रोल करने के लिए क्योंकि तैयार हूँ। आजकल काफी एक्टर्स जब ये कहते हैं तो मुझे ये लगता है कि हम आपको ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि हम आप ऐसा रोल क्यों कर रहे हैं, बट कहानी क्या कहना चाहती है ये तो आपको पता चलेगा। सो अगर आप आइडियोलॉजिकली उससे अलग है, कहानी जो कहना चाहती है उससे, तब तो आपके दिमाग में कुछ तो होना चाहिए कि वेदर आई शुड डू इट और नॉट। और कई बार जैसे कई लोग कहते हैं कि इतना आपको आइडेंटिफाई करने की क्या जरूरत है, आप एक एक्टर हो, आपका ये आर्ट है, आप उसको करिए। हर चीज में अगर आप उसको आइडियोलॉजी ढूंढेंगे तो देन यू आर नॉट बीइंग अ ट्रू आर्टिस्ट। और हो सकता है वो किसी के लिए सही भी हो, आर्ट फॉर आर्ट से बहुत लोगों ने किया और उसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप उस तरह से उसको नहीं देखते, उसको हर बार मुझे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या जरूरी है कि हर चीज में कुछ ऐसे बात कहने वाली हो, या क्या आर्ट एंड आर्टिस्ट कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो इसको आर्ट फॉर आर्ट से कहते हैं उसमें भी एक तरह की पॉलिटिक्स है। उसमें भी ये कहना कि फिल्म क्या कहती है भाई उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा रोल क्या कहता है वो मुझे देखना, आई एम एन एक्टर, दिस इज माई जॉब। उसमें भी शायद एक अलग सोच है, एंड आई थिंक देयर इज स्पेस कि वो वैसी भी थॉट रहे, हम जैसी भी रहे। इसके साथ में ये दोनों फिल्में मेरे दिमाग में आ रही थी। एक है रॉकफोर्ड, जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था कि ये सारे बच्चे बच्चे स्टूडेंट्स जिस अपने अध्यापक को देख रहे हैं और बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं, या एकदम अक्स जैसी फिल्म वो बहुत ही सडनली आ गई मेन स्ट्रीम में। जैसे सडनली व्हेन स्मिता पाटिल जी ने अमिताभ जी के साथ काम किया था तो सारे मराठी लोग एकदम ऐसे हो गए थे कि अरे ये कैसे हो गया, बिकॉज ये जैतरी जैत से लेकर उम्बरठा से लेकर हम सब देखते आए थे। देन सडनली केम विच वाज दैट, आई थिंक अब मैं नाम भूल रहा हूँ, सबको नमक याद होगा। हलाल या हाँ, कुछ। नमक हलाल, नमक हलाल, या तो मैंने एकदम कॉलेज में वो देखी थी तो ऐसे लगा था नहीं नहीं ये तो कुछ बिट्रेयल हो गया, हमारी स्मिता पाटिल ने हमें बिट्रे कर दिया। तो ऐसे कुछ अक्स के बाद हुआ था क्या? जब अक्स मेरे पास आई तो राकेश मेहरा की पहली फिल्म थी, तो उन्होंने कहा कि अमित जी ने कहा है दैट यू शुड प्ले द वाइफ्स रोल। तो मैंने कहा देखिए बड़ी उम्र वाले छोटी उम्र वालों से शादी करते हैं, समाज में होता है और उसमें मेरा कोई जजमेंट नहीं है, प्यार की कोई परिभाषा नहीं है। और
ईच वन टू देयर ओन। पर फिल्म में जब दिखाना होता है, वो भी ऐसी इंडियन सोसाइटी में जहां हमारे इतने ब्लिंकर्स लगे, इतने स्ट्रेट जैकेटेड हैं, आपको कोई कारण होना चाहिए कि ये बड़ी उम्र वाला आदमी क्यों उससे शादी करता है। तो मैंने उनसे पूछा कोई बैक स्टोरी है, कोई कारण है? ऐसे नहीं, कोई कारण नहीं है। तो मैंने कहा पर फिर मतलब क्यों आप मुझे लेना चाह रहे हो? आप किसी और एक्ट्रेस को लो जो सही रहे उस कैरेक्टर के लिए। वो चले गए, 2 महीने बाद फिर आए, बोले कि नहीं हम रियली चाहते हैं कि आप इस रोल को करो। तो मैंने कहा पर मैं नहीं चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप राइटर के साथ बैठ के इस कैरेक्टर को डेवलप कर सकते हो क्या? तो मैं तो मतलब ये बहुत साल पहले, 3-4 साल फिल्म में आई थी, अपने साथ साथ दूसरा सोशल एडवोकेसी का काम भी मेरा जारी था। तो मुझे लगा अच्छा ये तो इंटरेस्टिंग एक अनुभव रहेगा, एक राइटर के साथ बैठ के अपना कैरेक्टर डेवलप करना। ऐसा तो मुझे किसी ने पूछा नहीं है। तो कमलेश पांडे काफी सीनियर राइटर हैं, उनके साथ बैठ के मैं वो कैरेक्टर डेवलप कर रही थी और हम लोग लंबी लंबी बातें करते थे कि क्या ये नहीं हो सकता कि एक औरत अपने पति को बहुत चाहे और फिर भी उसका अपना दिमाग भी हो, क्या ये फिल्मों में नहीं दिखाया जा सकता क्या? तो इस तरह की क्योंकि वो तो सिर्फ उन्होंने एक एस्पेक्ट रखा था कि वो बहुत सपोर्टिव है, शी लव्स हर हस्बैंड, सो आई सेड यस बट यू नो शी कैन हैव अ माइंड ऑफ हर ओन। नहीं पर फिर वो फेमिनिस्ट टाइप हो जाएगी। ऐसे नहीं नहीं, वो दोनों चीजें शायद इतनी ज्यादा ऐसे एक साथ चल सकती हैं। फिर उसमें एक सीन है कि वो अमिताभ बच्चन के अंदर मनोज वाजपेयी आ जाते हैं और वो बहुत बुरे आदमी बन जाते हैं, तो वो उस पर अटैक करते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा पर ये तो रेप है। नहीं नहीं पर उसकी शादी हुई है। मैंने कहा हाँ हाँ समझ गई, लेकिन उसके लिए वो देख रही है कि उसका आदमी उसको इस तरह से बर्ताव कर रहा है, तो वो तो अगले सुबह वो उसको तो आना चाहिए, और उसको जब वो अपने आप में आ जाते हैं उसको आके सॉरी बोलना चाहिए और उसे ये कहना चाहिए दैट यू रेप्ड मी। तो वो कहते ऐसे नहीं हो सकता है, मतलब दिस इज इम्पॉसिबल, शी कांट से यू रेप्ड मी। वो कुछ और कह सकती है कि तुमने मुझे, ऐसे नहीं नहीं वो रेप ही किया है, तो वो कहना पड़ेगा उसको। तो मैंने अच्छा डाल देते हैं फिर। तो इस तरह से मुझे काफी मजा आ रहा था ये कहानी डेवलप करने में। और फिर राकेश मेहरा 4 महीने बाद आया और उन्होंने कहा कि तो ये फिल्म तुम कर रही हो कि नहीं, थोड़ा बताओगी, क्योंकि ये स्क्रिप्ट सेशन ही चल रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा अब इतनी दूर तक मैं आ गई हूँ, वो उसका नाम भी अब मैं भूल रही हूँ, कुछ स से था। मेरी फिल्मों में पता नहीं मुझे स से बहुत नाम मिले, और श्याम और सावरिया ज्यादा मिला है, आप समझ सकते हैं क्यों। तो उस तरह से फिर उसका कुछ जो भी नाम था, फिर मैंने वो फिल्म की। तो वो कैरेक्टर कुछ और था, पर फिर कमर्शियल चीजें आती गई और वो कुछ थोड़ा अलग हो गया। पर उसमें एक्चुअली अगर आप देखें, उसमें उस औरत में काफी स्ट्रेंथ थी। पर एक एक्टर को हमेशा बहुत बड़ा परसीव किया जाता है, पर एक एक्टर एक्चुअली फिल्म का एक बहुत छोटा हिस्सा है, अनलेस यू आर ऑफ कोर्स एन ए लिस्ट एक्टर एंड यू डिसाइड एंड कॉल द शॉट्स। एक बहुत छोटा हिस्सा है, तो उसमें क्या रहता है, कौन सा टेक लिया जाता है, उसको फाइनली वो क्या बनता है, उसमें बहुत चीजें बदलती हैं। पर वो भी एक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अगर अक्स ना होता, मैंने अगर अक्स ना किया होता, तो शायद मैं इतनी फर्मली ये ना सोचती कि मुझे कमर्शियल सिनेमा नहीं करना है। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो जिस तरह की फिल्म हुई, पर उसके पीछे जो हायरार्कीज हैं, और हम मेरा सारा सोशल वर्क का काम, इसमें बहुत सारे आप लोग एक विचारधारा के हम लोग सब साथ बैठे हैं, तो मैं हम के हिसाब से कह सकती हूँ कि हमारा सारा काम होता है एक इक्वालिटी की तरफ जाना। और जब आप एक ऐसे सिस्टम में होते हो, जब आप उस हायरार्की के ऊपर बैठे हो, तो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे हो, तो उतनी ही अड़चन होती है जितनी सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे बैठे होते हैं। तो हमारे लिए अलग खाना आता था हम लोगों के, जैसे जब एक्टर होते हैं बहुत धूप होती है, तो हमारे सर पे छाता होता है, हमारे से दुगनी उम्र के लोग वहां पर जूनियर आर्टिस्ट सब खड़े होते, तो इन सब चीजों से मुझे तकलीफ होती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, इस तरह की फिल्में शायद मुझे कम करनी है। बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज जो आप जिसको रीजनल फिल्में बोल रहे हैं वहां पे भी कल्चर नहीं होता है, एंड बहुत जगह पे नहीं हाँ, होता है, और एक ज्यादातर तरह का नहीं होता है, डेमोक्रेटिक स्पेशली प्रोसेस। इंडिपेंडेंट स्पेस में तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता करेक्ट है। करेक्ट। पेड़ के नीचे बैठ के, जैसे चित्राताई के साथ या भी जो फिल्म माती माई की, तो अमरावती में और अलग अलग जगह देखने को मिलता है। ये सारी फिल्में सारी बहुत अच्छी हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर हर, क्योंकि जब आप फिल्म की कहानी सुनते हो, तो आप कुछ ही पैरामीटर्स को देखकर आप कहते हो हाँ ये फिल्म करनी है। वो फिल्म कैसी बनेगी फाइनली, ये आपको धीरे धीरे बाद में ही पता चलता है, सेट पे जाके कुछ एक थोड़ा सा एक सेंस मिलता है, फाइनली जब फिल्म देखते हैं तो कुछ और वो होता है। लेकिन उन सब की वजह से मुझे अपने देश को देखने का एक अलग
मौका मिला है। सोशल वर्क की वजह से जो अलग अलग जगह में जाती हूँ, अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, और इस फिल्म की वजह से जैसे अमरावती शायद मैं कभी न जाती, या जैसे अदूर गोपालकृष्णन की फिल्म जाके केरला के किसी हिस्से में गई, आसाम में गई, उड़ीसा, बंगाल। मृणाल सेन की एक फिल्म, उनकी आखिरी फिल्म जो मैंने की, वो एकदम बांग्लादेश में की एक नदी थी बीच में, उस तरफ वो कहते थे सूरज बांग्लादेश में उगता है और इंडिया में उसका सूर्यास्त होता है, अस्त होता है। तो उस तरह से जो अलग अलग अनुभव, अलग अलग लोगों को मिलने का, अलग अलग जगह जाके वहाँ के लोकल लोगों से अलग अलग कैरेक्टर, स्टोरी का हिस्सा, वो सारा एक एक्सपीरियंस है। वो सिर्फ जो फिल्म देखकर दर्शक के हिसाब से आप जो देखते हो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, पर उस पूरी जर्नी का हिस्सा होना, वो आई थिंक उस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बिकॉज एक तेलुगु फिल्म में मुझे याद आ रही है, आई थिंक बी नरसिंह राव की थी, या इसमें एक स्लम वुमन का रोल था। हाँ, कमली नाम क्योंकि की एक फिल्म हाँ, थी। बिकॉज आप जब जैसे कह रहे हैं ना, वो फिल्म बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ, पर वो उसका थॉट जर्नी अच्छा था। एक बंजारन की कहानी थी, वो उतनी ज्यादा अच्छी बनी नहीं, नेशनल अवार्ड कुछ मिल गया, क्योंकि उस तरह की फिल्में उन भाषाओं में इतनी कम बनती हैं कि कोई थोड़ी ठीक ठाक सी कहानी हो जाए, तो इसलिए अवार्ड्स को मैं बहुत कम, जब मुझे अवार्ड की ऐसी कोई लिस्ट बोलता है तो मैं सोचती हूँ अच्छा जल्दी से ये खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी बहुत। और अभी आजकल आपने नेशनल अवार्ड तो देख ही लिए होंगे कितने वो तो उरी वैसे मैंने नहीं देखी, पर आई एम श्योर इट्स अ वेरी गुड फिल्म। तो उस तरह की फिल्मों में तो अवार्ड की बात नहीं, लेकिन वो कमली बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। जो बंजारन हैं, जो राजस्थान से कैसे जाके कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं, और वो बच्चियों को वो बेचते हैं, मतलब वो छोटे छोटे जो बच्चियां होती हैं उनको वो एक्चुअली एक कारोबार जैसा हो जाता है, दैट दे सेल। और इस औरत का औरत ने जो बच्चा जिसको जन्म दिया है वो एक्सचेंज हो जाता है। और वो जो जर्नी एक माँ की, अब उसको तो अपना बच्चा ही चाहिए, छोटा सा था, उसमें शायद कोई लगाव भी नहीं था, तो वो इस बच्चे को नकारती है, पर धीरे धीरे उसकी जो मातृत्वता है, जो भी है उसकी ममता है, वो इस बच्चे को भी खींच के लाती है। और फिर वो कैसे लड़ती है अपने बच्चे को, और इस पूरे स्कैंडल जो चारों तरफ ये जो चला है, जो बच्चे एक्सचेंज करने का, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी थी। और लास्ट में जब उसका बच्चा वो मिल जाता है, अब वो इस द्वंद में है, एक बच्चा जो उसका नहीं है, जिससे अब उसका लगाव हो गया, और यही बच्चा जो मेरा अपना है, और वो दोनों बच्चों को लेके भाग जाती है कुछ ऐसा। और वो मीडिया वाले भी उसको चेज कर रहे हैं, और वो कैसे मीडिया की इस जस्टिस वाले सो कॉल्ड जस्टिस सिस्टम की भी वो कैसे विक्टिम हो जाती है। तो मुझे क्या एक तो मजा आया है कि ये जो अलग अलग कहानियां हैं, जैसे चित्राताई की भी जो मातीमा है, जो आप लोगों ने शायद देखी हो, मैंने बहुत सारे तब तक ऐसे कैरेक्टर्स किए थे जो ऑर्डिनरी वुमन, उसके साथ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, और वो अपनी फिर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ से उस चीज को ओवरकम करती है। ज्यादातर ये ग्राफ था। माती माई में उल्टा ग्राफ था, एक कॉन्फिडेंट औरत जो जो काम करती है एक सेंस ऑफ प्राइड से करती है, कि छोटे जो बच्चे जो मर जाते हैं तो उनको दफनाने का काम, जो उसको पता भी नहीं था कि ये वो चॉइस नहीं थी उसकी, वो बस वो उसको लगता था कि ये देवाचा काम आए, ऐसा कुछ था। पर उसके बाद धीरे धीरे जब वो खुद प्रेग्नेंट हो जाती है और वो ये काम नहीं करना चाहती, तब उसको पता चलता है कि अरे ये तो मेरी चॉइस थी नहीं, मेरी जात ये, मैं इस जाति में हूँ और ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। और उसको कैसे वो एक मतलब एक विच का विच ठहरा देते हैं। तो इसीलिए अलग अलग कैरेक्टर्स करके कि एक कोई चीज, एक फेमिनिज्म अगर हम बात करें, जो हमने शायद थोड़ा सा सोचा भी था कि फेमिनिज्म भी क्या है, उस औरत के लिए क्या है फेमिनिज्म, मेरे लिए क्या है, सबके लिए क्या है, हर हर औरत या हर आदमी उसको अलग तरह से डिफाइन कर सकता है। तो मेरे लिए ये अलग अलग कैरेक्टर्स करना भी एक प्रोसेस था ऑफ बीइंग लेस जजमेंटल, क्योंकि हम लोग सब मतलब स्ट्रेंथ के साथ एक थोड़ा ओपिनियनेटेड, थोड़ा एक सेल्फ राइचियस कि मैं सही हूँ वाली एक बात आ जाती है। और खास तौर से इस काम में आप जुड़े रहते हैं जिसमें आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए, इस सब का एक भार रहता है, आप अपने आप को थोड़ा सा सीरियसली लेने लगते हैं। तो उस सब से बचने के लिए ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग बातें सुनते हैं, तो एक पैर जमीन पे रहते हैं। बिकॉज ये अक्स का काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे सुन के, बिकॉज दिस बिहाइंड द सीन पता नहीं था ऑब्वियसली। तो दैट्स व्हाई परहैप्स हम लोगों को इतना बेट्रेयल नहीं लगा एज एन ऑडियंस अक्स देखने के बाद, जो हमको नमक हलाल देखने के बाद लगा था। सो आई थिंक दैट वाज योर नहीं, कोट हर अनकोट एक्टर की फेमिनिस्ट जर्नी भी इंटरवेंशन। अलग होती है, क्योंकि मैं स्मिता पाटिल की जो बड़ी बहन है, अब मैं उनके बहुत कई सालों से बहुत क्लोज हूँ, और मैं भी उनसे यही सवाल पूछती थी कि उन्होंने ऐसे
कैसे किया, बिकॉज वो बहुत ही जिस तरह की सिर्फ फिल्में नहीं की, पर एक होता है ना किसी एक्टर को देख के आपको लगता है ये इस तरह की इंसान होंगी, और उस तरह से मुझे उनका लगता था। तो वो मैंने सुना है कि उनको बहुत तकलीफ होती थी जब उन पे ऐसा वाइट पेंट, आप देखेंगे आजकल सब एक्ट्रेसेस भी धीरे धीरे लाइटर होती जा रही हैं, वैसे ही उस जमाने में भी एक अलग प्रेशर था। इस रियलिस्टिक फिल्म में आप स्किन टोन दिखा सकते हैं, और जो थोड़ी कमर्शियल फिल्में थी उसमें स्किन टोन अचानक बदल जाता था, तो उससे उनको एक्चुअली काफी तकलीफ होती थी। और वो शायद थोड़ा रॉबिन हुड जैसा करती थी कि उस तरह की फिल्में करके फिर इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट करना, और वो भी एक अच्छी चीज है उस तरह से अगर आप बैलेंस कर सको। मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, और मुझे लगता था मैं क्यों अपने आप को टॉर्चर करूं ऐसी फिल्में करके जो मुझे नहीं पसंद है। तो अभी जैसे आपने कहा कि शी लव्स हर हस्बैंड बट फिर भी उसका दिमाग है, तो ये कैसे हो सकता है, ये सवाल आ गया। सो उसी को जोड़ के आई वुड लाइक टू आस्क कि व्हाट इज योर कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म? टू बी ऑनेस्ट मैं इसको बहुत थियोरेटिकली नहीं लेती हूँ इस शब्द को, तो इसलिए मुझे मालूम नहीं, मैंने ऐसे कभी बैठ के ऐसे सोचा नहीं है। मुझे लगता है कि दिस इज इट्स अ प्रोसेस टूवर्ड्स इक्वालिटी, प्रोसेस टूवर्ड्स एम्पावरमेंट, और वो हमेशा एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा टर्म है। मुझे लगता है कि बहुत शायद ही कोई ऐसा होगा जो कह सकता है आई एम एम्पावर्ड, उसको एक पास्ट टेंस में लेकर। मतलब मेरा इतना लिबरल एटमॉस्फेयर में बड़ा होना, इतने सारे एक्सपोजर होने, सो इस फील्ड में रहना जहाँ बहुत सारे एक्टिविस्ट को मैं मिली हूँ, बहुत रोल मॉडल्स रहे हैं, उसके बाद भी मैं अपने आप में, अब एक मैं 9 साल के बच्चे की माँ हूँ, तो मैं देखती हूँ मेरे में किस तरह की गिल्ट, किस तरह की कंडीशनिंग मेरी है जो सदियों से आई है। वो मैंने ऐसे सीखी है या पढ़ी है, मैं कुछ भी आपको थियोरेटिकली बोलूं, पर वो चीजें अभी भी मैं उससे जूझती हूँ। मुझे मतलब तकलीफ होती है कुछ चीजों से, वेयर आई फील एम आई फॉलोइंग दैट सेम ट्रेडिशनल पैटर्न। मैंने एक प्ले भी बीच में लिखा था बिटवीन द लाइन्स नाम का, जो हॉटस्टार पे भी है अभी, तो और वो उसी कश्मकश के बारे में था कि जो सटल इनइक्वालिटीज जो हम पढ़े लिखे लोगों में है, कि एक्चुअली अगर ब्लेटेंट इनइक्वालिटी हो तो आप बोल भी सकते हैं ना, कोई आपको आके, कोई आदमी आके अपनी औरत को मारे और अगर उसमें वो ताकत हो तो वो हाथ पकड़ भी सकती है, उसको मना भी कर सकती है। पर हम जो ऑन अ डेली बेसिस जो इट्स सटल सेक्सिज्म कई बार हमारी तरफ आता है, जो हम उसको कहेंगे तो लोग कहेंगे अरे बाबा तुम हर चीज में तुमको वही फेमिनिज्म और वही चीजें दिखती हैं, यू नो यू आर रीडिंग टू मच इनटू इट। तो उससे हम लोग कैसे नेगोशिएट करते। तो मेरे लिए फेमिनिज्म इज दैट लिटिल स्टेप टूवर्ड्स अ मोर इक्वल, अ मोर ह्यूमन वर्ल्ड। और उसके लिए एक लड़की जो जीन्स पहनना चाहती है, उसकी बस उसकी वो ख्वाहिश है कि मैं क्यों नहीं जीन्स पहन सकती। और ऐसी मुझे मिलती है बहुत सा, मैं कॉलेजेस में जब जाती हूँ, खास तौर पे छोटे टाउन्स में या लेस प्रिविलेज कॉलेजेस में, उसमें लड़कियां हाथ उठा के ऐसी चीजें पूछती हैं कि मैम क्या लगता है कि अगर मुझे जीन्स पहनना है तो, और मैं अपने माँ बाप को किस तरह से कह सकती हूँ। और मुझे लगता है रियली आपके पास ऐसे दोस्त भी नहीं है जिससे आप ये ऐसा सवाल पूछ सकते हो कि इस फेसबुक और ये सारे सोशल मीडिया इस सब के बीच में क्या हम वो कॉन्वर्सेशंस भी हमारे चले गए कि एक लड़की मुझसे इतना एक सरल सा सवाल जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं है, तो उसके लिए वो अगर वो किसी दिन जीन्स पहन के डिफाई करे। फायर में एक सीन है कि वो अपने हस्बैंड का जीन्स पहन के ऐसे कुछ करती है, सिगरेट पी के वो डांस करती है, वो उसके लिए एक लिबरेशन है, शायद किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। तो आई थिंक हम सबको अपने लिए डिफाइन करना है, और उसकी एक परिभाषा इसीलिए मैं नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि फिर हम उसको लॉक कर देंगे कि अच्छा ये मेरी परिभाषा है। मेरी कोई परिभाषा नहीं है, मैं उससे आई एम फाइटिंग इट एवरी डे। और मुझे लगता है हर आदमी को भी फेमिनिस्ट होना चाहिए। जब फुल्ली इक्वल हो जाएंगे तब हम ये नेम ड्रॉप कर सकते हैं और उसको हम ह्यूमनिस्ट बन सकते हैं। तो ये कोई ऐसे फॉर एवर वाला नहीं है। एनवायरनमेंट की अगर एनवायरनमेंट के बारे में सोचते तो एनवायरमेंटलिस्ट की जरूरत ना पड़ती। सो टिल सच टाइम्स आई थिंक वी ऑल हैव टू बी फेमिनिस्ट। या फिर इतना थियरी में अटक जाना और खुद को उससे एम्पावर्ड समझना, ये पैट्रियार्कल है? मे बी पता नहीं, क्योंकि एक गोल नहीं है, वो एक गोल इतना फिक्स्ड नहीं है। आप जब उस गोल पे पहुंच जाएंगे तब वो चीज शिफ्ट हो जाएगी। जब वो लड़की जीन्स पहन लेगी
तब वो कहेगी अच्छा मैं जीन्स पहन सकती हूँ, मैं मुझे क्या शादी करना जरूरी है, क्या मैं काम नहीं कर सकती? तो उसका वो फेमिनिज्म फिर कुछ और हो जाएगा. सो इट्स अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग मूविंग थिंग. और इसीलिए हम एक दूसरे को हमें जज नहीं करना चाहिए. कभी कभी हम देखते हो हम लोग एज एक्टिविस्ट भी बहुत जज करते हैं, अरे यार उसने क्यों ऐसा सहा, वो व्हाट डिड उसको बोल देना चाहिए था, मतलब उसको डांट दिया जैसे. मुझे याद है मैं एक विडोज कॉन्फ्रेंस में गई थी, और नाम नहीं लूंगी क्योंकि काफी वो नोन एक एक्टिविस्ट थी. तो वो ऑलमोस्ट डांट रही थी कि तुम्हें बिंदी पहननी चाहिए, क्यों तुम लोग व्हाइट साड़ी पहनते हो, ये वो करते हो. तो मुझे तब ऐसा लगा कि क्या हम अपने अपने कॉन्फिडेंस को इतना वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, कि अगर मुझे ऐसा एक कॉन्फिडेंस मिला है, मतलब इट आई गॉट इट ऑन अ प्लेटर. वो प्रिविलेज, हम पैसे को प्रिविलेज मानते हैं, पर सबसे बड़ा प्रिविलेज तो है फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चंस. तो क्या मैं जज कर रही हूँ किसी को जिसको शायद थोड़ी और देर लगे, या शायद उसका प्रोसेस अलग हो एम्पावर होने का? तो मुझे लगता है कि हमें भी वो चीज शायद थोड़ा छोड़ने की जरूरत है, उस चीज को न डिफाइन करने की, क्योंकि कोई अगर उस डेफिनेशन में नहीं आएगा तो वो अपने आप को शायद थोड़ा कम समझेगा, और उससे तो हम उसका कॉन्फिडेंस और कम कर देंगे कि यार वो नहीं कर पा रही है और देखो ये कर पा रही है. हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मुझे अगर फेमिनिज्म से कुछ मिला है तो दैट्स द गिफ्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी, कि एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, ये समझना और उसको एक्चुअली अमल करने की कोशिश करना, वही शायद उससे हम ले सकते हैं. बट इज इट बिकॉज ऑफ योर डिफरेंट, अगेन कोट अनकोट डिफरेंट पेरेंट्स, या फिर एक अलग जर्नी थी और उन जैसे पेरेंट्स के होते हुए एक और कुछ अलग रिबेल आपके दिमाग में चलता था क्या व्हेन यू वर यंग? तो मेरे फादर उड़ीसा के हैं, माँ गुजरात की हैं. दोनों बहुत अलग हैं एज पीपल ऑल्सो. दे सेपरेटेड व्हेन आई वाज 7. शुरू शुरू में बच्चों के जैसे लगता है कि नहीं नहीं साथ आ जाएं, पर थोड़ी सी अकल आने लगती है तो लगता है नहीं नहीं अलग रहें और खुश रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो मुझे ये लगा कि उनका माँ बाप का इन्फ्लुएंस तो रहता ही है बच्चे पे, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग. फिर जिस तरह के स्कूल में जाओ, मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि ऐसे स्कूल में पली बड़ी जहाँ जो घर के वैल्यूज थे वो ही स्कूल में थे. और वो सरदार पटेल विद्यालय नाम का एक स्कूल था जहाँ 5वीं तक इनफैक्ट हिंदी में पढ़ाते थे. उस जमाने में हमको बहुत चिढ़ाते थे कि तुम हिंदी मीडियम टाइप हो, क्योंकि आजकल तो सब इंग्लिश इज, मेरे एक दोस्त कहते हैं, इज अ 6 आर्म गॉडेस, कि भाई इंग्लिश आ जाए तो जैसे मान लो सब कुछ आ गया. तो तो अलग से स्कूल का भी कुछ हाथ जरूर रहा. फिर सफदर हाशमी के साथ 4 साल मैंने नुक्कड़ नाटक जो किए, उसका जरूर कुछ हाथ रहा होगा. फिर ये जो सारी फिल्में की, अलग अलग लोगों से मेरे सोशल वर्क के दौरान जो मिली, तो कोई एक ऐसी चीज नहीं, बट एवरीथिंग आई फील इन्फ्लुएंस्ड मी. और हमें कैसे पता चलता है कि हम बड़े हो गए? मतलब आज जब मैं इस उम्र में, और मैं 20 साल पहले, कई बार मुझे लगता है मैं वही हूँ, मेरा कोर नहीं बदला है, पर मुझे फिर भी पता चलता है कि नहीं मैं वो नहीं हूँ. और वो तभी पता चलता है कि जब कोई सिचुएशन होती है, कोई कुछ कहता है, उसका रिस्पॉन्स जब अलग होता है. कि जैसे कई बार ये तो बहुत ही मुझे लग रहा है जैसे अपनों में बैठे हैं इसलिए अलग थॉट्स भी आ रहे हैं, पर कभी कभी बहुत ऐसे टिपिकल सा प्रोग्राम होता है, वही सवाल होते हैं, लोगों को भी आपको पता है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. अब बोलते जा रहे हैं, मैं बीच में स्विच ऑफ भी कर लेती हूँ. फिर अपने साथ मेरा कॉन्वर्सेशन चलता है कि मैं जज कर रही हूँ क्या, मतलब शायद मुझे और एंगेज करना चाहिए, नहीं तो हम अपने आपस में ही बातें करते रहते हैं, तो मुझे इनफैक्ट इसमें और एनर्जी डालनी चाहिए. तो वो सब, सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस हैव, आई फील, एनरिच्ड मी. और ये तो कारवां है और ये लंबी जर्नी है जिसपे हम सब हैं. यू वर टॉकिंग अबाउट कहानियाँ, कि जैसे हर एक, इफ यू आर वर्किंग एज एन एक्ट्रेस, फिर भी ऐसे लगता था कि उस कैरेक्टर की क्या कहानी है. तो ये कहानी के पीछे जाने का जो एक दिमाग और मन था, तो उसी की वजह से फिर डायरेक्शन की ओर आने का मन किया. बिकॉज फिराक की टैगलाइन, आई थिंक इट्स thousands of A work of fiction based on 1,000 true thousands of true stories. stories. हाँ, मतलब कहानियाँ बहुत पावरफुल होती हैं. मतलब मैं आपको कोई अगर एक बड़ा सा भाषण दूं किसी चीज़ के बारे में, या एक छोटी सी कहानी बताऊं, एक एनेक्डोट बताऊं, उससे जो एक हमारा एक कनेक्शन बनता है वो अलग होता है. तो कहानियाँ तो पावरफुल लगी. फिराक की जर्नी, इनफैक्ट मैं एक और स्क्रिप्ट पे काम कर रही थी, और एक मैन वुमन रिलेशनशिप के बारे में एक इंटीमेट स्टोरी पे मैं काम कर रही थी. और फिर जब गुजरात में 2002 में जो ये सारे वाक़े हुए, मैं तो काफ़ी 6 महीने तक इनफैक्ट गुजरात गई भी नहीं, क्योंकि मुझे लगा क्या मैं जाके क्या करूँगी. इट्स नॉट अ सोशल टूरिज्म कि आप जाके लोगों को देखो और बोलो, और कुछ देने को है ही नहीं.
तो मैं काफ़ी 6 महीने बाद फिर कुलदीप नायर जाने वाले थे, तो वो मुझे फिर साथ लेके गए। उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें आना चाहिए, और तब मैंने गुजरात के बाद एक सीरीज ऑफ टॉक्स किए और उसका मैंने नाम दिया था आइडेंटिटी एंड द नोशन ऑफ द अदर। हम किसको अदर बना देते हैं, और उस अदर की वजह से क्या अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, या अपनी आइडेंटिटी की वजह से एक अदर क्रिएट करते हैं। तो उसके बारे में मैं गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में मैंने काफ़ी टॉक्स दिए। और फिर टॉक्स देते समय मुझे हमेशा लगता था कि कॉन्वर्सेशन कितना पोलराइज हो गया है, एक बहुत ही एक अस एंड देम एंड फॉर एंड अगेंस्ट एकदम से हो जाता था। उसकी वजह से मैंने सोचा कि शायद फिल्म के जरिए, जिसमें आप किसी को, यू नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स एट एनीबडी, किसका दोष है, क्यों है, हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सबके अपने अपने रीजंस थे। पर अगर फिल्म सिर्फ शायद इतना कर सकता है कि एक आईना दिखा सकता है कि हम अपने आप को देखें कि मेरे क्या प्रेजुडिसेस हैं, मेरे क्या फियर्स हैं, मैं कैसा सोचती हूँ, क्या मैं किसी कैरेक्टर के साथ रिलेट कर पाती हूँ। तो फिराक उसी चीज से मतलब बढ़ा, या उस चीज से पैदा हुआ कि मैंने अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की, पर अलग अलग इमोशंस को। क्योंकि उसके बाद जब मैं गुजरात जाती थी, देखती थी कुछ लोगों को गिल्टी लग रहा है, कुछ लोगों को बिल्कुल रिमोर्स नहीं लग रहा है, थे वो ऐसे मुझे याद है अभी भी कि ऐसे ग्रुप था, उसमें यंग लड़के थे, मुझे बता रहे थे कि किसके साथ, और वो एक बहुत ही अजीब सा एक वाकया था, बहुत ही मतलब आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, कि मेरी बहन के साथ ऐसा, तेरी बहन के साथ क्या हुआ, मेरी माँ को तो ऐसा किया, मतलब एज इफ दैट वाज गिविंग देम सम पावर कि मैंने ज्यादा सफर किया। और उसका कुछ एक अंश फिल्म में भी है, जब वो नवाज और उसके फ्रेंड्स जिस तरह से बात करते हैं। तो मुझे एक इंटरनल जर्नी को दिखाने का एक साइकोलॉजिकल फियर, पता नहीं, फियर और प्रेजुडिस एक कॉमन थीम रहा है। अगर आपने मंटो भी देखी हो, कोई जान के फिराक और मंटो में मुझे नहीं लगा था कि कोई कनेक्शन होगा, पर जब मैं देखती हूँ, मतलब अब मुड़ के देखती हूँ इन रेट्रोस्पेक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कनेक्शन है दोनों में। फियर से आई एम डीलिंग विद, प्रेजुडिस से एक अंदर की जो एक तकलीफ मेरी खुद की है, वो कहीं फिराक से भी निकली है और मंटो से भी। और मंटो मैंने इसीलिए बनाई कि मुझे आजकल के जो हालात हैं उसके बारे में रिस्पॉन्ड करना था। पर अब इतना पोलराइज हो गया है कॉन्वर्सेशन कि अगर मैं आज के हालात के बारे में फिल्म बनाऊंगी, तो जो जिन आप जैसे लोग शायद आएंगे देखने के लिए, क्योंकि आप मेरे नेचुरल एलाइज हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अच्छा अनंता दास की फिल्म है आज के, पापा हमें पता है वो क्या बोलने वाली है, शी इज गोइंग टू बी सेड। तो वो एक पर्दा ऑलरेडी गिर जाएगा, और अगर पर्दा गिर जाए तब तो हम बात ही नहीं कर सकते। वो जो फेंस सिटर्स जो हैं, वो उन्हीं को हम इधर या उधर ला सकते हैं, अदरवाइज एक्सट्रीम राइट से बात करने का फायदा नहीं। अब तो खैर राइट लेफ्ट भी ऐसा कुछ है नहीं, बट जो भी मतलब इधर और उधर। तो इसीलिए मंटो मैंने इसलिए बनाई कि मुझे लगा मैं एक हिस्टोरिकल फिगर, एक हिस्टोरिकल टाइम की आड़ में आज के बारे में बात कर सकती हूँ, और लोग शायद वो पैरेलल देख पाएंगे। जैसे आपने कहा कि फिराक में अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टोरीज है, जिसमें अलग अलग इमोशंस है और अलग अलग स्टांस भी है हर एक का। तो वो आपका मतलब प्रयास रहा होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। बट किसी भी लिबरल के सामने आजकल के बड़े पोलराइजेशन के ज़माने में और भी जोरों शोर से ये सवाल आ जाता है कि जब एक्चुअली गुजरात के दंगे हुए थे तब शायद पूरे भारत को बुरा लगा था। कुछ लोग ऐसे जोर शोर से कह भी रहे थे उस समय कि लेकिन पहले तो वो ट्रेन जलाई गई थी, फिर उसका ये विरोध में ये सब हुआ था वगैरह, तो जस्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज आपके सामने ये सवाल फेंके जाते हैं, फिर 84 के सिख दंगल का क्या है, और फिर आपने सफदर अशमी जी के ग्रुप के बारे में बोला, तो अभी भी ईच एंड एवरी 1 जनवरी को मुझे वही वाकया याद आता है कि भरे एक्चुअली चौक में नुक्कड़ नाटक के यहाँ उनको मारा गया था दिल्ली में। तो ये सवाल जब सामने आते हैं तो डू यू फील लाइक डिफेंडिंग, एग्रीइंग, क्या क्या आपकी प्रतिक्रिया होती है अब इतने बड़े पोलराइजेशन के साथ ये सवाल जब आपके सामने आते हैं? तो जो मैंने पहले कहा कि मेरे में जो थोड़ा सा एक फर्क आया है कि पहले मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था इस बात पे कि ये कैसे नहीं समझ पाते हैं, हाउ कैन दे जस्टिफाई वायलेंस। मुझे तो बात ही नहीं करना है ऐसे आदमियों से, मेरे तो फ्रेंड्स ऐसे हो ही नहीं सकते, यू नो। तो मुझे एक डिस्टेंस कर लेती थी। अब मुझे लगता है कोई ऐसा सोचता है, अगर वो बिल्कुल भी उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर शायद अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर लगे कि नहीं, ये एक
रीजनेबली संवेदनशील इंसान है, पर इनको एक अलग नैरेटिव पढ़ाया गया है, बताया गया है, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सोच पे काम किया गया है। ये 70 साल का फल है। तो हम जो लिबरल्स हैं, बाय द वेरी डेफिनेशन हम अपने अपने काम में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऑर्गेनाइज तो नहीं है, हमें ऑर्गेनाइज होना भी नहीं है, हमें किसी चीज का हिस्सा नहीं बनना है, वो हमारी बुनियाद है लिबरल उसकी। तो ये तो प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि वेरी नाइस। अब समय आ गया है सड़क पे उतरने का, क्योंकि अब एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। नहीं तो हम शायद ऐसे ही बैठ के देखते रहेंगे, ऐसे ही अपने आपस में बात करते रहेंगे। सो आई थिंक इस वक्त एंगेज होने का टाइम है, कम्युनिकेट करने का टाइम है, शायद इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम है कि शायद हमारे तरीके क्या गलत थे, क्या हम जिस तरह की, मैं जिस तरह की फिल्में कर रही हूँ, जो कम उसमें दिखा, मैंने भी उस जमाने में फिल्म की जब डिजिटल मीडियम इतना नहीं था, अभी आ गया है। अब शायद मेरी मलयालम या तमिल या बंगाली फिल्म शायद एक नेटफ्लिक्स या अमेजोन में भी दिख जाए और हम इसको कर सकते हैं, पर उस जमाने में नहीं था। और मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं ज्यादा कमर्शियल फिल्में करूं जो ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं, या ऐसे फिल्में करूं जो मुझे सही लगती हैं और मुझे लगता है हाँ कहीं तो डॉक्यूमेंट हो रही हैं, कहीं तो ये कहानी कही जा रही है और उसका मैं एक अपने छोटे लेवल पे एक हिस्सा बन पा रही हूँ। और उसमें मैंने ये रास्ता चुना, क्योंकि उसमें शायद सेल्फिशली मुझे लगा कि ये इस तरह की फिल्मों में मैं अपने आप को ज्यादा पाती हूँ। बट मे बी वी ऑल नीड टू थिंक, अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि मुझे कमर्शियल कुछ करके, क्योंकि वो एक ऐसी चीज नहीं है कि आप एक चम्मच ये डालो, एक चम्मच ये डालो, एक चम्मच ये डालो और फिर आपको पता है कि हाँ अब ये लोगों तक पहुंचेगी, ऐसा भी नहीं है। तो अपने लेवल पे कॉलम्स में लिखती थी, द वीक नाम का मैगजीन था, मैगजीन जो है उसमें 9 साल मैंने कॉलम लिखा। मैं काफ़ी ऐसे स्पीकिंग एंगेजमेंट्स कॉलेजेस में, इस तरह के फोरम्स में करती हूँ, शेयर करती हूँ, लोगों की बातें भी अलग अलग सुनती हूँ। तो आई थिंक वी हैव टू री इन्वेंट आवरसेल्व्स, और वो कैसे करना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम जो भी हमने किया है शायद उसके बारे में सोचने का वक्त आ गया है कि हम कैसे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि हमारा देश इतना बदल गया। हम सिर्फ लोगों को, कुछ चंद लोगों को गालियां देंगे तो उससे नहीं होगा। वी रियली हैव टू थिंक इट थ्रू कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या हम उसमें कुछ बदलाव ला सकें, हम एलियनेट कम से कम ना करें। कई बार हम जब बहुत स्ट्रांग स्टैंड ले लेते हैं तो हम काफी लोगों को एलियनेट कर देते हैं। हम कैसे ऐसे करें कि हम उनको अपनी तरफ लाएं और बात करें, सोचें और समझें कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। अगर वो कश्मीर का एग्जाम्पल देते हैं या सिख राइट का एग्जाम्पल देते हैं या गोधरा ट्रेन का एग्जाम्पल देते हैं, तो क्या उस लॉजिक में उतनी गहराई है? और अगर नहीं है तो क्या हम उनसे बात करके और अंदर जाके ये कह सकते हैं कि वायलेंस को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता? आप कितना पीछे जाओगे हिस्ट्री में टू से कि हाँ ये अब जस्टिफाइड है कि आज जो हो रहा है। सो आई थिंक देयर इज अ ग्रेटर नीड इन ऑल ऑफ अस टू कम्युनिकेट बेटर। ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया, क्योंकि हम सब लोगों के दिमाग में यही बातें आ जाती है और फिर ऐसा लगता है कि किस तरफ के उत्तर हम लोग ढूंढे। ये दोनों फिल्मों के बारे में और एक चीज मुझे लगी थी, फिराक और मंटो के बारे में, दैट एक ऐसे ऑब्वियसली नहीं हुआ कि सिंस यू आर वुमन के एक वुमन ओरिएंटेड या फेमिनिज्म ओरिएंटेड फिल्में बने, तो ये दोनों बहुत ही अलग किस्म की फिल्में बनी। और जैसे पर्टिकुलरली मंटो के बारे में मुझे लगता है कि एक साहित्यकार उस जमाने का, जिसको मतलब बम्बई को वो एक तरह से उसकी उसका अफेयर चल रहा था ऐसा कह सकते हैं, एंड ऐसे आर्टिस्ट को अपना देश छोड़ने पे इन अ वे मजबूर किया गया उसके, तो एक तरह का शक उसके दिमाग में आ गया कि फिर ये मेरी प्यारी बम्बई मुझे छोड़नी पड़ेगी और मुझे जाना पड़ेगा। तो ये क्यों दिमाग में आया? बिकॉज पर्टिकुलरली अभी क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि मंटो का नाम सुनते ही एक बहुत सारे वाचकों के दिमाग में एक बहुत बड़े साहित्यकार की इमेज तो आ ही जाती है, बट वो यहाँ से पाकिस्तान जाना, फिर भारत और पाकिस्तान, फिर अगेन वो आज के पेट्रियोटिज्म के जमाने में आ जाता है, और फिर ऐसे लगता है कि अच्छा यही थीम नंदिता दास ने चुनी, तो फिर मतलब आप उसी तरफ ले जा रहे हो वाला जो एक एंगल है, तो वो फिर से आ सकता है। सो व्हाट एग्जैक्टली? अच्छा नहीं, हाँ। जैसे मैंने कहा, दोनों फिल्मों की पैदाइश अगर मैं कहूँ तो अपनी पर्सनल तकलीफ से ही शुरू हुई थी, और मंटो की भी वैसी थी।
मंटो की अगर आप बायोपिक सोचो तो वो सिर्फ 42 साल जिंदा रहे थे, 42 साल की उम्र में चले गए। तो उस 42 साल में काफी और भी पोर्शन थे जो बहुत इंटरेस्टिंग थे, जैसे उनके अमृतसर के दिन थे, दिल्ली में वो ऑल इंडिया रेडियो में थे। तो ऐसे कई पूरी मैं क्रेडल टू ग्रेव भी फिल्म बना सकती थी, पर मुझे लगा कि ये 4 साल हमारे आज का जो दौर है उसके लिए बहुत रेलिवेंट है। इश्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इश्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो केसेस उन पे लगे और जिस तरह से कोर्ट में उन्होंने अपनी दलील दी, या फिर ये जो आपने कहा जो अपना जो है, अपना क्या है उसे छोड़ के जाना। हम सबकी मल्टीपल आइडेंटिटीज है, क्या रिलीजन हमारी मेन आइडेंटिटी है, क्या नेशनैलिटी आइडेंटिटी है, क्या भाषा है, ये सब मिलके हमारी एक आइडेंटिटी बनती है। पर कभी कभी हम पे उसमें से कोई एक आइडेंटिटी हम पे थोपी जाती है। या तो हमें कहा जाता है कि आप उस पे गर्व करिए, या हमें कहा जाता है कि आप उस पे अशेम्ड होइए। तो ये सारी जो चीजें थी, मुझे लगा कि इन 4 सालों की कहानी मैं बताऊंगी तो मैं कह पाऊंगी। और ये जो सेंस ऑफ बिट्रेयल, वो क्यों छोड़ के गए, जो मजबूर एक आदमी जिसमें इतना मॉरल करेज था, कुछ भी लिखता था, वो कोई डर के तो नहीं चला गया ना, वो क्यों गया। और वो कॉन्ट्रडिक्शन भी एक तरह से था, क्योंकि फियर एक मुझे पता नहीं, फियर में बहुत इंटरेस्ट है कि लोग क्यों डरते हैं, हम लोग क्यों डरते हैं। और वो डर बहुत ही जायज है। जब अपनी फिराक में भी है, यहाँ ज्योतिताई बैठी, उनकी बेटी थी अमृता, और शाहाना का जो कैरेक्टर था, जिसमें एक मुस्लिम लड़की सोचती है कि मेरी जो फ्रेंड है जो हिंदू लड़की है वो शायद मुझे बिट्रे कर रही है। पर वो सिर्फ ऐसे रेगुलर बिट्रेयल का डर नहीं था, जो एक अपनी तरफ जो अपना एक डर होता है, अपने अस्तित्व का, अपनी जान का जो डर होता है, जिसमें लगता है कि कोई मुझे बिट्रे तो नहीं कर रहा है, मेरा कोई अपना तो, सो दैट फीलिंग। इसीलिए मंटो को वो बात बहुत लगाई कि जो आइडेंटिटी जिससे मैं अपने आप को डिफाइन नहीं करता हूँ, उन्होंने कभी वो आज तक मस्जिद में नहीं गए, कभी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, कुछ उस तरह से नहीं किया। वो अपने आप को, नाम इज अ गिव अवे, इसलिए वो मुसलमान है, लेकिन उसके अलावा जिस आइडेंटिटी से उन्होंने अपने आप को डिफाइन नहीं किया, उनके दोस्त ने ऐसा बोल दिया कि हाँ मतलब अगर कोई फसाद हो जाए तो हो सकता है मैं तुम्हें भी मार डालूं। और उनकी बीवी ने बाद में कहा भी, जब वो लाहौर गई तो उन्होंने कहा कि भाई गुस्से में तो हर कोई ऐसा कुछ कह देता है, आपने क्यों इतनी दिल पे बात ले ली, एक राइटर हो, ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने कहा, क्योंकि अभी वो स्क्रिप्ट फिक्शन और फैक्ट्स में मिल गई है, लेकिन क्योंकि मैं इमेजिन ही करना मुझे पड़ा कि वो मियाँ बीवी में क्या बातचीत होगी। तो पर उनका ये कहीं मानना था कि उसने जो कहा उससे मुझे तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो उनका ये कहना था कि एवरी पर्सन इज केपेबल ऑफ दैट काइंड ऑफ वायलेंस, ऑफ दैट प्रेजुडिस। फिराक में भी वो आदमी जो नवाज पे जो पत्थर फेंक देता है, वो जरूरी नहीं है वो जानना कि वो आदमी कौन था। हम में से कभी भी किसी, अब आजकल जो इतनी लिंचिंग हो रही है, ये क्या सारे लिंचर्स कोई बुरे आदमी हैं? शायद हम उनमें से कुछ लोगों को जानते भी हों, नॉर्मल होंगे, अच्छे फादर्स भी हो सकते हैं, अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हैं, अच्छा काम भी करते होंगे, पंचुअल भी आते होंगे, जेंटल भी होंगे, खाना भी बनाते होंगे, मतलब वो रेगुलर लोग ही है ना। वो क्या हो जाता है जो हम एक मॉब में आके इस तरह से करते, तो इन सब चीजों की वजह से जो तकलीफ जो आजकल के जमाने में, चाहे वो ढाबोलकर की हो या गौरी लंकेश की या सफदर की, वो एक आधा सफदर का जब मर्डर हुआ तो राइटर्स, अब मुझे याद है तब सहमत उसी से बना, राइटर्स, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, रेगुलर पीपल, स्टूडेंट, सब सड़क पे आ गए, एकदम स्पॉन्टेनियस एक मार्च हो गया। अभी तो सीरीज में हो रहा है, अभी तो लिंचिंग के पहलू खान का वर्डिक्ट देखिए, या ये जो सारे आपके इधर ही कितने हुए हैं, पंसारे, ढाबोलकर, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, ये सब एक तरह से हम लोग जो ये सब चीजें अभी भी देख के अपने वी आर गोइंग ऑन विद आवर लाइफ एज बिजनेस एज यूजुअल, उसी से तकलीफ सबसे ज्यादा हो रही है। और एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस भी आ रही है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई एक कारण तो नहीं, हम कुछ भी करें, पूरी जिंदगी भी करें तो भी इट्स अ ड्रॉप इन दी ओशन, ये भी हमें पता है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इधर उधर सब जगह जा रही हूँ, शायद आपके सवालों का जवाब, क्योंकि मेरे मन में वो सारी चीजें लिंक्ड हैं। नहीं मतलब करेक्ट जा रहा मंटो की कहानी और आजकल जो हो रहा है और जो डर का माहौल है, और स्पेशली जो वल्नरेबल है, हम तो सोच ही नहीं, जैसे एक औरत का होना, आप शायद कितने भी संवेदनशील हो, और मैं मतलब एज सुनील जी नहीं बोल रही हूँ, पर एज अ मैन, जो रोज मुझे एक याद रहता है कि मैं औरत हूँ,
अच्छा या बुरा या जैसे भी, वो जो एक एहसास है शायद एक आदमी को समझने के लिए मुश्किल हो। उसी तरह एक मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी में बिलोंग करना और एक एक्चुअली एक थ्रेट और इस वल्नरेबिलिटी के साथ जीना, शायद एक ट्रांसजेंडर, आपको जैसे पता होगा कि व्हाट आर द फियर्स जब आप एक सड़क पे होते हैं, जब जिनके साथ आपने काम किया। या मैं हिजड़ा हब्बा में गई थी एक बार बैंगलोर, तो बहुत मेरे लिए बहुत ही मूविंग एक एक्सपीरियंस रहा, जहाँ ऑलमोस्ट 10,000 पीपल विथ वेरियस सेक्सुअल प्रेफरेंसेस जहाँ पर थे। वो उसमें कुछ आदमी थे जो कहते थे मैं सिर्फ एक दिन खुद बन के रह सकता हूँ, जस्ट वन डे इन माई लाइफ। दाढ़ी मूछ बिल्कुल उसी से, मैं पैंट शर्ट पहन के, मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सिर्फ इस एक रात को हिजड़ा हब्बा में बैंगलोर में जो होता था उसमें आता था। तो मुझे कई बार लगता है हम कैसी सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं जहां लोगों को अपने मारने पे कोई कुछ नहीं कह रहा है, पर प्यार करने में लोगों को रोका जा रहा है। सो ये सारी चीजें आई थिंक आर रियली ट्रबलसम, और उसको फिल्मों के थ्रू बातचीत करके, लिख के, मेनली तो हम खुद के लिए ही करते हैं ये सब ताकि जी सकें। That's true, very true. तो इसी के साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि सिर्फ आपकी फिल्मों के थ्रू या आपकी लिखाई के थ्रू नहीं, इवन एक्टिवली भी काफ़ी चीज़ों में अपने हिस्सा आप लेती रही कि जैसे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और ये इन सब चीज़ों के बारे में अभी ऐसे कुछ हो रहा है क्या कि ये सारी मूल्य एक बार एक तरह से उनके ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे लगता है कि लिबरल नाम की एक जमात है और जो राष्ट्र के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करती है, और फिर इस तरह के लोगों को जितना हम मार्जिनलाइज करें, खत्म ना करें समझो, पर मार्जिनलाइज तो करें, तभी देश का विकास हो सकता है। तो और फिर आप जैसे लोग सामने आकर कसाब की हैंग करने का भी विरोध करते हैं, तो यहाँ तक आपका देशद्रोह बढ़ता जाता है। तो ये सारे जब आरोप सामने आते हैं तो और ये मतलब आपके नहीं, हमारे जैसे काफी लोगों के सामने आते हैं, इसलिए मैं खुद को भी मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसका जवाब ही अभी सामने नहीं आ रहा है कि जैसे आप कह रही थी कि ऐसा लगता है कि अब क्या बताऊं भाई या बहन, कि समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कह रही हो और पूरे कन्विक्शन के साथ कह रही हो, तो मैं उसका क्या जवाब दूं? तो आपके पास कुछ जवाब है? अपना कन्विक्शन अगर अपना कन्विक्शन उनके कन्विक्शन जितना है या उससे ज्यादा है या जो भी, क्योंकि कन्विक्शन होगा तो आपको कितने भी कोई कुछ भी बोले आप नहीं डगमगाएंगे ना। अगर कन्विक्शन ढीला है तो फिर उसको आर्ग्यू करना, उसको फाइट करना, उसके लिए करेज लाना, वो सब मुश्किल हो जाता है। पर आपका अगर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, मैंने कसब को छुड़ाने का पिटिशन नहीं, ये गलत है एक्चुअली, डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट था, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो निर्भया के परपिट्रेटर्स हों या किसी के भी हों, ये डेथ पेनल्टी। और उसके बारे में मैंने इनफैक्ट एक आर्टिकल भी लिखा था, काफी मैंने रिसर्च भी की कि क्या सही में इससे फर्क पड़ता है जस्टिस को। बहुत देशों से अभी इसीलिए निकाल दिया गया है कि इससे एक्चुअली में नहीं फर्क पड़ता। हमें क्विक कन्विक्शन के लिए डिमांड करनी चाहिए, ना कि किसी को हैंग कर देने के लिए। तो इट वाज अगेंस्ट दैट। उन्होंने हमारे कई सारे ऐसे सिद्धांत, चाहे सेक्युलरिज्म हो, लिबरल हो, उसको हम जब एक वर्ड में नहीं डिफाइन कर सकते, इसीलिए मुश्किल आती है, क्योंकि सब कुछ हमें एक वर्ड में डिफाइन करना है। जब हम उसको समझा के या बात करके उसको कॉम्प्लेक्स बना दे, तो जो लोग हैं वो कहते हैं ये इतना सब, इसमें क्या, आप इसका मतलब आप यही कहना चाहते हो ना कि आप एंटी नेशनल हो, उसको वो उसमें निचोड़ डाल देते हैं। आप सेक्युलर, हाँ हाँ, इसका मतलब आप प्रो मुस्लिम हो ना, तो उसको उसका निचोड़ कुछ और। अच्छा, आप प्रो कसब हो, जिस आदमी ने इतने लोगों को मारा आप उसकी तरफदारी कर रहे हो। आप कह रहे बिल्कुल नहीं, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमें इसकी वजह से हम एक लार्जर इश्यू पे बात करना चाह रहे हैं कि क्या कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। क्या हम और देशों को देख के उनसे सीख सकते हैं जहां जहां कैपिटल पनिशमेंट को एबॉलिश कर दिया गया है? उनकी रिसर्च से क्या हमें जान सकते हैं? क्योंकि कैसे आप डिफाइन करोगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर? इतने बिहार में अगर 20 बच्चे कुछ खा के मर गए, उनकी माँ से पूछिए ना कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट क्राइम है कि नहीं। फार्मास्यूटिकल कंपनी से पूछिए वो लोग क्या कर रहे हैं, लॉबिंग कितनी तरह की हो रही है। आप किस किस को पकड़ोगे? हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन दैट दिस इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर? बाय जस्ट पब्लिक डिमांड? सो दीज आर कॉम्प्लेक्स इश्यूज। तो इसीलिए
आर्ग्यू करना, हर इंसान के साथ जब आप बात करते हो तो यू डिसाइड कि इनसे मुझे कितना आर्ग्यू करना है, कितनी दूर इस चीज को लेके जाना है. एज लॉन्ग एज वी फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग आवर कन्विक्शन, कि हमारे जो कन्विक्शन है उनको अगर हम मजबूत बना सकते हैं, बस वही हम कर सकते हैं और कुछ नहीं. और वो हमें ऑटोमेटिकली करेज देगा उस चीज को आगे बढ़ाने का. शायद पनिशमेंट एक आसान चीज मन में आती है एज अ जस्टिस, इससे ही ये शायद होता होगा, क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स तो एक पनिशमेंट को ही हम लोग क्वेश्चन करने लगते हैं. एंड आई थिंक आजकल ये होता है कि एक तरह से पॉलिटिकल पनिशमेंट हो या कुछ भी हो, एवरीबडी वांट्स सम काइंड ऑफ पनिशमेंट. जैसे अभी बच्चों को भी करते हैं ना, हाँ, तो वही इसलिए हम से लोग शुरू तो होता है. पहले तो ऐसे ही होता था कि डंडा मारो, अभी धीरे धीरे उसके बारे में एक अवेयरनेस बढ़ी है जैसे अभी कि नहीं कश्मीर के बच्चों बारे को. में भी ये कहेंगे कि ये पनिश करने के लिए किया गया था पहले के कुछ बुरे करतूतों के लिए. सो ये पनिशमेंट शब्द से ये सब हो रहा है क्या? मुझे ये भी लगता है कि काफी चीजें कॉम्प्लेक्स हैं. जैसे अभी कश्मीर का अगर हम कहें, 370 इज अ कॉम्प्लेक्स एक्ट, उसकी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, मैं उसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ. पर इस सब में मुझे सिर्फ ये कहना था कि जो भी है उस पर चर्चा करे, बात करे. आपकी और मेरी जिंदगी पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि वो 370 हो या ना हो. आप पुणे में रहेंगे, मैं बंबई में रहती हूँ, मेरे माँ बाप दिल्ली में वगैरह वगैरह, हम एक आध बार कभी कश्मीर जाएंगे, हम तो हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पर जिसकी जिंदगी में फर्क पड़ने वाला है, आप उनको, उनकी बात तो हम तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं. आप इंफॉर्मेशन को क्लैम डाउन नहीं कर सकते, आप लोगों की जबान को बंद नहीं कर सकते. दैट वॉज द प्रॉब्लम. 370 को निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, आप मुझे इन्फॉर्म करिए ना, मुझे 10 बातें बताइए, तो शायद मैं समझूंगी इस बात को गहराई से, और फिर मैं निर्णय लूंगी कि मुझे किस तरफ उसका स्टैंड करना है. आपने तो 5 दिन, हाउ कैन यू डू दैट इन अ डेमोक्रेसी? आप इंफॉर्मेशन को इस तरह से ब्लॉक नहीं कर सकते. तो वो मेन चीज थी. तो मुझे लगता है कि हमारी ये सारे जो सिद्धांत हैं या सारी जो चीजें हैं, ये कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, पेचीदा होती जा रही है. डिमोनेटाइजेशन अच्छा है कि बुरा है, कश्मीर में जो हुआ वो अच्छा है कि बुरा है, बहुत सारी चीजों का ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है, और वो चर्चा करने की स्पेस नहीं है. 140 कैरेक्टर्स में आप ट्वीट करिए, साउंड बाइट्स में आप टीवी में जवाब दीजिए, आप बताइए, द नेशन वांट्स टू नो कि आप हैं या नहीं, मतलब फॉर हैं कि अगेंस्ट हैं. तो उस सब में फिर नुआंसेस कहाँ गए? उस सब में चर्चा की तो कोई गुंजाइश ही नहीं. एंड दैट इज कॉजिंग ट्रबल, क्योंकि वहां पर एक अच्छा सा एक कोटेबल कोट आ रहा है, और यहाँ से ऐसे मेरे जैसे टेढ़े मेढ़े कुछ जवाब आ रहे हैं जिसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब हमें इसकी तरफदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. पर इसका ये सवाल को ही आधा टाइम लग जाता है डिकोड करने में, तो जवाब तो बात की बात है, बट उसी से हम गहराई पे जा पाएंगे. अदरवाइज वील सुपरफिशियली बी गिविंग अनदर कोटेबल कोट. नाइस. अब एक थोड़ा सा ऑलमोस्ट आखिरी सवाल. किसी भी ये बहुत ही टिपिकली पैट्रियार्कल तरीके से देखा जाए तो किसी भी औरत के बारे में हम बात करेंगे तो 3 चीजें दिमाग में आती है. एक उसका रूप, फिर उसका शादी मैरिज, और बच्चा होना. ये 3 चीजों के बिना औरत के साथ बात नहीं की जा सकती है, या उसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है. तो ये तो समाज में है. तो नाउ यू हैव बिकम अ मदर आल्सो, तो आपको इन तीनों चीजों के बारे में क्या लगता है? एक तो वन थिंग इज कि हम लोगों से में से किसी कुछ लोगों को पता है कि ये जो बीइंग अनफेयर वाला पूरा कैंपेन था, तो एक स्किन टोन से लेकर जो एक स्टीरियोटाइप्स है उसके खिलाफ आपने काम शुरू ही किया था. तो ये इन तीनों चीजों के बारे में व्हाट वुड यू लाइक टू से? पहला क्या था? रंग रूप. कैसी एक औरत दिखती है, हमेशा एक स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन, पतली हो गई हो, मोटी हो गई हो, काली हो गई हो, यू नो व्हाटएवर, तो वो तो हमेशा रहता है. जैसे मैंने कहा कि हमें कभी भूलने का मौका ही नहीं दिया जाता कि हम भूल जाएं कि हम औरत हैं. अभी सरप्राइजिंगली मैंने दलाई लामा जी का भी एक क्लिप दिखा, पता नहीं कितना आगे पीछे का कुछ नहीं है, बट उस क्लिप में तो ये कहते हैं कि हाँ, अगर कोई लेडी दलाई लामा बननी चाहती है तो फिर रंग रूप में तो अच्छी हो. तो दैट वाज अ बिग शॉक टू मी. पता नहीं, बट वो नहीं, क्लिप पर मैंने इस पे देखा. बहुत स्टडीज हुई हैं कि जब 2 लोगों की सेम टैलेंट होती है, उसमें भी जो ज्यादा खूबसूरत है उसको वो मौका मिलता है. और ये न्यूज रीडर या मॉडल और एयर होस्टेस की बात नहीं कर रही, साइंटिस्ट एंड म्यूजिशियंस. तो बाहर कुछ देशों में जब आप ऑर्केस्ट्रा के लिए वो लोग ऑडिशन करते हैं तो बीच में एक पर्दा डालते हैं, so that the jury does not see the violinist or the flutist या जो भी.
बट यही कितनी कहने वाली बात है कि इतने बड़े ज्यूरी यानी कितने बड़े म्यूजिशियंस होंगे जो ऐसे म्यूजिशियंस को और बड़े बड़े फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के लिए चूज कर रहे हैं, उसमें भी उनको साइकोलॉजिकली अपने पे इतना विश्वास नहीं है कि वो शायद रंग रूप पे ना चले जाएं। तो ये सोचने वाली बात है कि हमने क्यों इतनी महत्वता दी है, क्योंकि जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां अपना कॉन्फिडेंस खो रही हैं। वो अपने आप को ही एक्सप्लोर नहीं कर रही क्योंकि उनको लगता है नहीं मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मैं तो गोरी नहीं हूँ, या मैं मोटी हूँ, या मैं शॉर्ट हूँ, आई एम नॉट फिटिंग इनटू दैट ब्यूटी का जो एक स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन है उसमें मैं नहीं फिट हो रही। इसका मतलब तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं होगी, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। सारे एड्स भी आपको यही बता रहे हैं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लवर नहीं मिलेगा, हस्बैंड नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। मतलब बाप भी बहुत दुखी सा ऐसा बड़ा सा मुंह लेके बैठे हुए हैं, तो सब कुछ ही बुरा होने वाला है। तो ये जो मार्कर्स आपने बताए जिससे औरतों की डेफिनेशन होती है, ये हम पे ही है ना। कि हम पे, जब मैंने एक्टिंग शुरू की तो जब डायरेक्ट किया तो कहा अच्छा आपने एक्टिंग इसका मतलब छोड़ दी है, शादी की तो अच्छा इसका मतलब आप एक्टिंग नहीं करेंगी, बच्चा हो गया तो अब आप नहीं करेंगी। तो ये जो सोचना कि, एंड डिस्पाइट माय बैगेज, ये सवाल मेरे पे जो आता है, मुझे लगता है कि अच्छा अगर मुझसे ही सवाल किया जा रहा है तो दूसरों से तो पक्का किया जाता होगा। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू आप क्या कन्विक्शन है कि अगर आप खुद को इन चीजों से डिफाइन नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे लोग भी आपको इन चीजों से डिफाइन नहीं करेंगे। और वो एक अनसेड एनर्जी होती है जो हम एक दूसरे को देते हैं। और मुझे लगता है कि औरतों को भी इसीलिए जो आपका जिस तरह से मैगजीन का भी जो आपने जो कहा मराठी में, जितना मुझे समझ आया कि औरतों को जो मिलके जो एक काम करने की जो एक भावना है, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी गिव स्ट्रेंथ टू ईच अदर। और हम जो स्ट्रॉन्ग औरतें हैं, हमें भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए मदद मांगने के लिए, क्योंकि कभी कभी हम सोचते नहीं हम तो बहुत स्ट्रांग हैं, हम कैसे इतने वल्नरेबल दिख सकते हैं। और मुझे लगता है वो वल्नरेबिलिटी को कैसे मेंटेन करते हुए हम एक दूसरे की, आदमी हो औरत हो, एक दूसरे को जितना हम ओपन करेंगे उतना हम लोगों को अपनी तरफ और अपने पास करीब मतलब पहुंचेंगे। और जितना हम करीब होंगे उतना शायद हम ये एक क्या बोलते हैं जुम्बिश, बिकॉज फाइनली वी नीड अ मूवमेंट। फाइनली इट्स नॉट अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर ऑल मीन्स। फाइनली वी नीड अ मूवमेंट कि हम कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएं, और वही शायद हम लोग सब मिलके करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरा आखिरी सवाल ये था कि वुड यू लाइक टू से समथिंग टू मिरुन साराजनी, बट यू ऑलरेडी डिड दैट। मे बी यू वांट टू ऐड समथिंग बिकॉज हमारे वाचकों से एक, बिकॉज यू कंक्लूड दिस इंटरव्यू नॉट मी। नहीं मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे इस मैगजीन के बारे में नहीं पता था, तो जब विद्याताई ने मुझे इसके बारे में लिखा, मैंने कुछ अपने मराठी दोस्तों को पूछा, तो कुछ ने कहा हाँ हाँ बहुत जेन्युइन और बहुत मजा आएगा तुम्हें सबको मिलके, कुछ ने कहा सब 60 से ऊपर होंगे सोच लो। तो मैंने कहा कि वैसे मुझे 60 से ऊपर ज्यादा पसंद है लोग, तो इसलिए मुझे वो प्रॉब्लमैटिक नहीं लगता। कभी कभी मिलेनियल से थोड़ी सी मतलब तकलीफ होती है, क्योंकि उनको लगता है कि बस वो एक क्लिक करेंगे तो दुनिया बदलने वाली है। पर जो सफेद बाल वाले हैं उन्होंने अच्छे दिन बुरे दिन सब देखे हैं, तो उनसे बात करके हमेशा ज्यादा अच्छा लगता है। और मुझे ये लगा कि बहुत अपना सा लगा, आप सबकी बातें भी सुनकर ऐसा लगा कि हम लोग सब एक ही पाथ में हैं, तो मिलना जरूरी था। तो बहुत मुझे खुशी है कि मैं आ पाई, क्योंकि कल रात को मैं सुबह 5 बजे हैदराबाद से आई। मैंने एक तेलुगु फिल्म की 10-12 साल बाद, तो मैं काफ़ी थकी हुई थी और मुझे लग रहा था कि सुनील जी जब मुझे सवाल पूछेंगे तो मैं शायद सो तो नहीं जाऊंगी, पर उनके सवाल गहरे थे और कहते हैं ना कि एक दुखती रग को छू जाने वाले थे, इसलिए बहुत अंदर से उसके जवाब और शेयरिंग्स निकली हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे कहा गया था कि मैं अध्यक्षीय समारोह करूं, तो ऐसे लग रहा है कि इसी से हम लोग शायद खत्म करें। बट एक थोड़ी सी बातें मैं कहना चाहूंगा, एंड आई थिंक दैट वुड बी इजियर फॉर मी इन मराठी। तर मी इथूनच बोलू। तर माझं आणि मिळून साराजणीचं नातं खूप वर्षांचं आहे, आणि अगदी पहिल्या जेव्हा मिळून साराजणीचा जन्म झाला तेव्हापासून काही ना काही प्रकारे संबंध येत राहिला. आणि मला आठवतंय की म्हणजे
चौथ्या का पाचव्या मगाशी मी विद्यार्थ्यांशी बोलत होतो, वर्धापन दिनानिमित्त श्रीपू भागवत आले होते आणि श्रीपूंच्या पद्धतीने त्यांनी खूप ठिकाणी त्यातले मुद्रण दोष वगैरे शोधणं असेही उद्योग केले आणि नंतर ते असं म्हणाले की सुरू करतात मासिक हे उत्तम आहे, पण ते चालू राहील का याची माझ्या मनात शंका येते आणि हे मी मोकळेपणाने बोलून दाखवतो. आणि म्हणजे त्यांच्या पाठीशी एवढं मोठं सत्यकथा आणि मौज हे बंद करण्याचा अनुभव असल्यामुळे त्यांचं ते सगळं बोलणं खूपच त्रासदायक वाटलं होतं. पण विद्यार्थ्यांनी त्यावेळेला ते धाडस दाखवून ते चालू ठेवलं आणि ते आजपर्यंत इथे पोहोचलंय. तर हे आज मला 30व्या वर्षी जाणवत आहे. आणि तेव्हाचा तो कॉलेज जेमतेम कॉलेजमधनं बाहेर पडणारा जो तरुण मुलगा मी होतो, तर आम्ही खूप आभारी आहोत. म्हणजे आधी स्त्री मासिकामधल्या विद्यार्थी असतील किंवा नंतर मिळून साराजणीमधल्या विद्यार्थी असतील किंवा गीताली असेल, इथे विजया चव्हाण विजू मावशी बसल्यात, सुमित्रा भावे असतील, ही या सगळ्या बायका आम्हा पोरांच्या आयुष्यामध्ये आल्या नसत्या तर आम्ही सगळेजण खरंच खूप मूर्ख आणि मठ्ठ पुरुष राहिलो असतो, अशी मला अगदी प्रामाणिकपणे सांगतो. म्हणजे हे मी काय म्हणता येईल की महिला वर्गाला बरं वाटावं म्हणून केलेलं विधान नाही, तर हे खरंच माझं मनोगत आहे. मला एक गमतीशीर गोष्ट नंदिताबद्दलही सांगायची आहे, कारण दिल्लीला आम्ही त्यांच्या घरी गेलो होतो आणि खूप छान योगायोग येऊ शकला असता, जो झाला नाही याचं दुःख मला व्यक्त करायचं आहे. ते म्हणजे आम्ही 10वी हा चित्रपट केला आणि पुण्यामध्ये तो खूपच चालला, सगळ्यांना माहिती आहे. तर हिंदी चित्रपटसृष्टीतले एक निर्माते दिग्दर्शक म्हणाले की तुम्ही हिंदीमध्ये ही फिल्म करा आणि आम्ही 2 वेगवेगळ्या नायकांना भेटलो, पण कुणालाच गरीब मुलं म्हणजे काय हे सांगता सांगताच आमची पुरेवाट व्हायला लागली. आणि त्यामुळे त्यांच्यासाठी एक शिक्षक काहीतरी करतो, ही फिल्म त्यांना कशी करायला सांगणार असा प्रश्न होता. त्यामुळे अचानक अशी कल्पना आली की इथे ही शिक्षिका का असू शकत नाही. आणि मग आम्ही नंदिताशी बोललो, भेट झाली. तर हा एक वेगळाच मुद्दा की ते बजेट पुरेसं न मिळणं वगैरे अशा कारणांमुळे तो प्रोजेक्ट होऊ शकला नाही आणि त्याचं दुःख अजून राहिलंय. आणि पण त्यावेळेला मी त्यांच्या घरी गेले असताना त्यांनी एक हम लोग आम के बारे में बात नहीं करेंगे लेकिन बैंगन के बारे में करेंगे, तो तर तिने एक खूप सुंदर वांग्याची भाजी केली होती की ज्याच्यामध्ये वांगी तळून ती फोडणीच्या दह्यामध्ये टाकतात. आणि तर ती आणि गंमत माझ्या लक्षात राहणारी गोष्ट की ती म्हणाली ही माझ्या वडिलांनी शिकवली. तर ती भाजी मी खूप दिवस करतो आणि अनेकांना खाऊ घालतो आणि प्रत्येक वेळेला ही मला नंदिता दासनी शिकवली असा एक भाव पण खातो. त्यामुळे असे खूप वर्षांचं नातं आणि मनातली आठवण आहे त्या संदर्भातली. आता खूप चांगल्या नोटवरती हा कार्यक्रम संपतोय, कारण आता नंदितानी तसं म्हटलं की आपल्या सगळ्यांचा हा जो लढा आहे, तर आता काय होतंय, लढा, समानता, लोकशाही, हे सगळे शब्दच काहीतरी विचित्र व्हायला लागलेत. म्हणजे हा सगळे प्रश्नचिन्ह जे मी म्हटलं ते या सगळ्या शब्दांना लागायला लागलंय. आणि मग हळूहळू आपल्यासमोर हा प्रश्न पडतोय की ही सगळी परिभाषा आता कशी बदलायची. तो मला असं वाटतंय की माझा एक दिग्दर्शक मित्र काही वर्षांपूर्वी येऊन गेला मला वाटतं या व्यासपीठावरती, आणि तो बोलताना असं त्यांनी खूप शिकवण्याच्या आविर्भावात सांगितलं की तुम्ही सगळ्यांनी बदलायला हवं, स्त्री चळवळींनी बदलायला हवं. त्याच्याशी पण मी खूप भांडण केलं आणि मी म्हटलं आपण कोणीतरी पुरुषांनी इथे उभं राहून सांगायचं की नाही नाही नाही, तुमची सगळी स्त्री चळवळ आता फार असे तुमचे शब्द आणि सगळं साकळलेलं आहे, तेव्हा आता काही तुम्हाला भवितव्य नाहीये, तुम्ही आता बदललं पाहिजे असं. तर हाही एक वेगळा पुरुषी अहंकार होऊ शकतो. तो मला एक वाचक म्हणून किंवा एक पुरुष म्हणून या सगळ्याकडे समजून घेताना असं वाटतंय की आपण सगळ्यांनीच खरंच परिभाषा बदलण्याची मात्र नक्की गरज आली आहे असं मला वाटतंय. आणि ते करताना 2 गोष्टी, एक खूप आता नंदिताच्या बोलण्यात मुद्दा आलेला आहे की आपल्याला सारखं संघटित व्हा असं म्हणण्यापेक्षा आपण असंघटित आहोत हे खूप छान आहे, आपण विकेंद्रित आहोत ही गोष्ट खूप छान आहे. तर आपापल्या पातळीवरती संवाद चालू ठेवूया आणि आपण एक काहीतरी वेगळ्या विचाराची माणसं आहोत याचा एक आविर्भाव सोडून अधिकाधिक माणसांना आपल्या विचाराकडे कसं ओढता येईल हे आपण सगळेजणच बघूया. आणि मला असं वाटतं की त्यात पुरुषांनी खूप मोठ्या प्रमाणावरती पुढाकार घ्यायला पाहिजे, 100% घ्यायला पाहिजे. कारण आम्ही मिळून साऱ्याजणी हे नाव जेव्हा पहिल्यांदा विद्यार्थ्यांनी दिलं तेव्हा आम्ही असे पुरुषी विनोदही केले होते की म्हणजे मग आम्ही नाही का त्याच्यामध्ये, आम्हाला त्यात काही स्थान नाही का वगैरे, पण ते खूपच म्हणजे साधेसुधे विनोद होते. पण मला असं वाटतं की त्यामधलं आमचं स्थान आम्ही घेत राहिलो. मी मिळून साऱ्याजणीमध्ये काही महिने एक फेमिनिस्ट क्रिटिसिझम लिहित होतो सिनेमाबद्दल आणि मला खूप छान वाटत होतं, मजा येत होती की नेहमीचा आवडलेला सिनेमा हा काही काही वेळेला स्त्रीवादी दृष्टिकोनातनं खटकायला लागतो
म्हणजे हम मधलं जुम्मा चुम्मा दे दे हे गाणं हा एक प्रकारे गँग रेप कसा आहे अशा पद्धतीचा मी एक लेख त्याच्यावर लिहिला होता. तर अशा पद्धतीचं काही ना काही लिहिताना मला खूप आनंद व्हायचा. पण अर्थातच खूप थोडं काम आणि बराचसा कंटाळा यांनी ते मागे पडत गेलं. तसं काही ना काहीतरी मी किंवा आणखीन कोणी कोणी करत राहायला पाहिजे, कारण या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या कलांकडे बघणं नावाची गोष्ट जितकी समोर येईल तितका हा समानतेचा किंवा स्त्रीवादी दृष्टिकोन आणखीन आणखीन पुढे जात राहील असं मला वाटतं. या सगळ्यामध्ये एक मला जाणवणारी गोष्ट आहे जी मुंबईला पुरुषवाच्याचं प्रकाशन होतं तिथे गप्पा मारताना बोलताना मी म्हटलं होतं की एक सेन्स ऑफ ह्युमर आपला सगळ्यांचा कमी पडतोय का हे आपण खूप तपासून बघूया, जो आता मला खूप छान दिसला नंदिताशी बोलताना, कारण नाहीतर खरंच कंटाळा येतो आणि त्यामुळे अति गांभीर्याकडे आपण जर वळत राहिलो तर माणसं आणखीन दुरावत आहेत. फक्त एकच गंमत आहे की सेन्स ऑफ ह्युमर हा पुरुषी दृष्टिकोनातून खूप सोपा असतो, कारण बाई ही विनोदाचा विषय पण असते.